Good morning all and welcome back to a lecture for law for CA Inter. एजेंसी चैप्टर चल रहा है हमारे पास अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस चैप्टर में टॉपिक हमारे पास चल रहा था मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। 186 ने जो हमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में बताया आप लोगों ने वो भी कर लिया। एक्सप्रेस का मतलब सिर्फ इतना था वर्ड स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड में उसने एक सर्कमस्टांसिस को प्रेफरेंस दे दी, फिर साथ में जोड़ दिए थिंग स्पोकन और रिटन, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग अकाउंटेड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसके बाद सर 237 आया हमारे पास। एजेंट तो होता है लेकिन वो अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर देता है, क्या प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाएगा? यस, अगर प्रिंसिपल ने अपने वर्ड से, कंडक्ट से सामने वाले को शो किया है कि ये काम एजेंट की अथॉरिटी में है। मिलता जुलता है 187 से, लेकिन 187 अथॉरिटी के बाहर जाने की बात नहीं करता। यहां कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी एजेंट को आप लोगों ने दे दी थी, लेकिन उसने अथॉरिटी से ज्यादा काम कर दिया। तो ज्यादा काम जो किया, लेकिन सामने वाले को यही विश्वास है थर्ड पार्टी को कि वो काम उसकी अथॉरिटी में था। वेरी गुड मॉर्निंग भूषण जी। नेक्स्ट हमारे पास एजेंसी बाय नेसेसिटी आया। ये पार्ट हमारा सेम रहा एज सेक्शन 189 एजेंट्स एक्ट इन इमरजेंसी। बाकी एजेंसी क्रिएट होती है नेसेसिटी से। लीगल रिलेशन, वेलकम खुशी जी। नाउ रेटिफिकेशन की बातें हुई थी। रेटिफिकेशन का मीनिंग बताया। सबसे पहले तो बोला व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ अनदर पर्सन, सच पर्सन में चूज टू रेटिफाई और डिसऑन सच एक्ट। मतलब रेटिफिकेशन जरूरी नहीं है, अगर आपके नाम पर कोई काम कर देता है, जो कि स्वाभाविक भी है। सो ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसऑन। पहले तो ऑप्शन दी, उसके बाद ऑप्शन देने के बाद साथ ही बोला अगर आप रेटिफाई करते हो, दोनों बातें 196 में ध्यान देना, अगर आप फॉलो करते हो, रेटिफाई करते हो, सेम इफेक्ट्स विल फॉलो एज इफ दे हैव बीन परफॉर्म्ड विद हिज अथॉरिटी, जैसे कि वो अथॉरिटी के साथ किए गए थे। आफ्टर दैट सर मोड्स ऑफ रेटिफिकेशन में हमने पढ़ा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फिर एसेंशियल्स पढ़े थे रेटिफिकेशन के। एसेंशियल्स में आप लोगों ने पढ़ा एजेंट अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये वाला टॉपिक भी आप कर चुके हैं, इमरजेंसी भी। पहले एसेंशियल्स पर आते हैं। सर एसेंशियल्स में नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट, नेगेटिव सेंस में डेफिनेशन थी नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड इफ द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स इज डिफेक्टिव। उसके बाद सर लेकिन एक्सेप्शन बताइए, अगर प्रिंसिपल ही कहता है आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, आई विल रेटिफाई विदाउट फुल इंफॉर्मेशन सर, देन दिस रेटिफिकेशन विल बी वैलिड। 199 ने बोला आप जिस एक्ट को रेटिफाई करेंगे वो एक्ट अगर पूरी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रेटिफाई होगी, ना कि सिर्फ एक एक्ट। तो मतलब प्रिंसिपल वो काम एक्सेप्ट कर ले कि जो उसको बेनिफिशियल है, बाकी का इग्नोर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे का पूरा एक्ट रेटिफाई, ट्रांजैक्शन रेटिफाई होगी। नो इंजरी टू थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, वो थर्ड पर्सन के राइट्स डैमेज करने के लिए रेटिफिकेशन नहीं की जा सकती। जैसे कि यहां एग्जांपल्स आई थी, किसी से मूवेबल प्रॉपर्टी डिमांड करके उसको नोटिस ऑफ डैमेजेस दे दिया या उसको डैमेजेस के लिए लायबल ठहरा दिया बैक डेट से रेटिफिकेशन करके। और यहां लीज के केस में 3 महीने का अधिकार था लीज टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन यहां हमने उसको नोटिस देके बाद में रेटिफिकेशन कर ली। सो ये भी अलाउड नहीं है। बाकी बेसिक्स थे। अब एजेंट की अथॉरिटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और अंडर इमरजेंसी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी एक्ट कर सकता है जो उसको अथॉरिटी दी गई, उस एक्ट को करने के लिए वो हर लॉफुल काम कर सकता है, और बिजनेस करने के लिए वो हर लॉफुल काम कर सकता है। और एक्ट करने के लिए सिर्फ लॉफुल था, लेकिन बिजनेस में क्या फॉलो हो जाते हैं? कस्टम्स। तो उसके बाद आया था इमरजेंसी। इमरजेंसी में हमने पढ़ा ऑल सच एक्ट्स, अथॉरिटी अनलिमिटेड बन गई, उसका पर्पस बता दिया
to protect the principal from loss as would be done by a man of ordinary prudence under the similar circumstances. ये हमारा काम यहाँ पे खत्म। वेलकम सलोनी जी। अब आते हैं केस स्टडीज। इसको रीड कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पार्शली ट्रू दे रखा है, मतलब ट्रू नहीं, पार्शल आंसर दे रखा है। आप लोग पूरा आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा। वेरी गुड, जल्दी से हो जाए तो डन का मैसेज अपने हिसाब से सोचिएगा। डन। चलिए, आर पी की पत्नी है जी, शी परचेज सम साड़ीज, उधार पे साड़ीज ली क्यों से। ठीक है जी, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। होप कोई डाउट नहीं है। मैं फिर भी एक बार बता दूं, पैसे डिमांड किए, उसने मना कर दिया, सर मेरी वाइफ ने साड़ी खरीदी है। तो यहाँ इन्होंने आंसर किया क्या, लाइबल फॉर नेसेसिटीज। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 68 भी अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 68 इज नॉट ओनली अबाउट द माइनर, इट ऑल्सो टेल्स अस द पर्सन इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में भी नेसेसिटीज के लिए पर्सन लाइबल हो जाता है। तो ये जो नेसेसिटीज वाली बात है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वाइफ चाहे कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो हस्बैंड का क्रेडिट प्लेज कर सकती है किस टॉपिक के अंडर, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो अगर आपका ध्यान 68 की तरफ जाता है यूज मत कीजिएगा। बिल्कुल सही है जी, एजेंसी बाय नेसेसिटी, वाइफ के पास इंप्लाइड अथॉरिटी टू प्लेज हिज हस्बैंड्स क्रेडिट, लीगल प्रिजम्पशन, मैरिड मूवमेंट इज एन एजेंट ऑफ हर हस्बैंड। फिर यहां पर भी सारा केस सेम, यहां पे ए साड़ी है, तो चाहे सम साड़ीज लिखे चाहे ए साड़ी लिखे, दोनों केसेस में एग्जाम में तुम नेसेसिटी मान के चलोगे। और क्या लिख सकते हैं यहां पर, जो आपने एजेंसी बाय नेसेसिटी में छोटी छोटी चीजें पढ़ी, ये बस इतना लिखकर, मीनिंग लिखकर, लीगल प्रिजम्पशन लिखकर आंसर कर देंगे कंक्लूजन। तो यहां पर हमारे पास मटेरियल ज्यादा नहीं रहेगा। ये कीजिएगा जरा, और मुझे सेक्शन बताइएगा कौन सा अप्लाई हो रहा है, जल्दी से। फिर से सोच लीजिएगा बच्चे आराम से, किसमें क्या बताया था, किस सेक्शन में क्या नहीं बताया था। बिल्कुल सही।
जल्दी आंसर कीजिए। ना, एक लगेगा, एक, दोनों नहीं। चलिए, जवाब सही है कुछ हद तक। देखो, आर दिल्ली से एम अपने एजेंट को, हिज एजेंट, एजेंट तो है, भेजता है कुछ गुड खरीदने के लिए ग्लोबल एंटरप्राइज से, मुंबई से उधार पर ले आओ। बाद में आर पे कर देता है। यहां पे मुझे पता लगा इंप्लाइड अथॉरिटी है। ऑन एन अदर ओकेजन, फिर से ही अगेन सेंड्स एम टू परचेज गुड्स, फिर से भेजा, बट दिस टाइम पेज सफिशिएंट कैश टू एम फॉर द पर्पस। एम को कैश भी दिया, एम अगेन परचेजेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद भाई साहब वो फ्लाई कर गया, मर गया एजेंट। हाँ, बहुत बढ़िया। ग्लोबल एंटरप्राइज फाइल्स अ सूट अगेंस्ट आर फॉर रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट। क्या वो कर सकते हैं कि नहीं? अथॉरिटी इंप्लाइड थी। बाद में जब एजेंट गया तो सामने वाले को क्या लग रहा है, थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है, एजेंट आया है, ये वही एजेंट है जो पहले हमारे से उधार पे गुड्स खरीद के लेके गया था और इसके मालिक ने पेमेंट कर दी थी। इस बार भी जब ये आया है तो सर फिर से उधार मांग रहा है, मतलब इस बार भी इसका मालिक पेमेंट कर देगा। लेकिन इस बार क्या उधार गुड्स खरीदना एजेंट की अथॉरिटी में था? नो, नॉट एट ऑल। इस बार उधार गुड्स खरीदना उसकी अथॉरिटी में नहीं था, इस बार उसको कैश दिया गया था। सो सेक्शन 237 विल अप्लाई। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट एज आर विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। प्रीवियस ओकेजन से उसने ये बात बता दी है, जानबूझ के यहां से सेक्शंस डिलीट किए गए हैं। बहुत बढ़िया सोनम एंड सलोनी, सही आंसर बच्चे। है तो इंप्लाइड ही, दिक्कत क्या आई है जब अथॉरिटी के बाहर काम कर लेगा। चलिए, इसके बाद काइंड्स ऑफ एजेंट्स। ये टॉपिक अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आसान से है। ये देखो, इसमें मैं ये पार्ट्स पर फोकस करना चाहूंगा, आप इस तरफ देखिएगा। आईसीआई ने नहीं बताया, आईसीआई ने, आईसीआई ने, आईसीआई ने, आईसीआई ने। सर इनके बारे में जो शुरू में मैंने इतने सारे एजेंट्स दिए, ये कोई भी आईसीआई ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम एजेंसी का टॉपिक पढ़ते हैं, एजेंट की बात आती है, कई बार कोई बिजनेस को देखकर, कई बार कोई पर्टिकुलर टर्म को देखकर हम एजम्पशन बनाने लग जाते हैं। रीजन, हमें एजेंट के बारे में पता ही नहीं होता, वो एजेंट जनरली क्या काम करता है क्या नहीं करता। तो ये एजेंट्स की डिटेल दी हुई है, किस किस प्रकार के एजेंट हो सकते हैं, क्या काम उसकी अथॉरिटी में गिना जाता है और क्या काम उसकी अथॉरिटी से बाहर गिना जाता है। सो ये सारा पार्ट काइंड्स ऑफ एजेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एजेंट, फोकस किस पर रहेगा? एजेंट का काम क्या होगा, क्या काम करता है, व्हाट इज हिज वर्क, व्हाट इज हिज इंप्लाइड अथॉरिटी एंड व्हेन डज सच अथॉरिटी एंड्स। ये सब चीजें हम काइंड्स ऑफ एजेंट्स में पढ़ेंगे, ताकि अगर पेपर में केस स्टडी आती है, हम उस केस स्टडी में अपना दिमाग लगाकर कि हाँ ये काम उसकी अथॉरिटी में था या नहीं था, सोचकर अप्लाई कर सकें। दूसरा, इनको कभी याद करना है? नेवर। आज पढ़ोगे, आज समझोगे, नाम क्लियर है, कहानी खत्म। स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट कौन होता है? अपॉइंटेड टू परफॉर्म, नाम बता रहा है, स्पेशल नाम स्पेसिफिक। जब आप एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट करते हो, उसको हम स्पेशल एजेंट बोल देते हैं। इससे सर क्या क्या काम, कैसे? एग्जाम्पल देखो, यहां पे ना तुमने S1 में एक एजेंट अपॉइंट किया, उसको बोला भाई साहब आप मेरी कार सेल कर दो। अब इस एजेंट के पास तुमने सिर्फ एक काम दिया, कार सेल करने का। यहां थर्ड पार्टी आई, ये थर्ड पार्टी को कार दिखा रहा है। कल को ये कार के बारे में कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेता है, अगर तुमने जो अथॉरिटी दे रखी है, क्या उस ट्रांजैक्शन से तुम बाउंड हो जाओगे? यस। अब इसने थर्ड पार्टी के साथ तुम्हारे घर पे आया गाड़ी दिखाने, तुम थे नहीं, थर्ड पार्टी कह रही है अरे यार घर भी बढ़िया है, ये घर भी बेच दोगे? कह रहे डन। अब जरा इतना सोचो, थर्ड पार्टी ये एज्यूम कर सकती है जब डील ये गाड़ी की कर रहे हैं कि इसके पास घर बेचने की भी अथॉरिटी है।
आंसर करो यस और नो। क्या थर्ड पार्टी एज्यूम कर सकती है कि एजेंट के पास S1 का घर बेचने की अथॉरिटी है? यस और नो? सर अगर होगी तो क्या, नहीं होगी तो क्या, ये लॉजिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर एज पर लॉ अथॉरिटी होगी तो एजेंट S1 का घर बेच देगा और S1 उस ट्रांजैक्शन से बाउंड हो जाएगा। अगर उसके पास हम मानेंगे अथॉरिटी नहीं है तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, S1 बाउंड नहीं होगा। बिल्कुल सही जी, जवाब है नो। हम कभी एज्यूम नहीं कर सकते। जब हमें एक काम दिया गया है, एजेंट हमने स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंट किया है, वो सिर्फ वही स्पेसिफिक काम करेगा, उसके अलावा आप उसकी कोई अथॉरिटी एज्यूम नहीं कर सकते। तो मतलब अगर थर्ड पार्टी उस स्पेसिफिक वाले स्पेशल एजेंट के साथ कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, प्रिंसिपल बाउंड नहीं है। बस इतना पर्पस था इस पॉइंट का। एजेंट एक पर्टिकुलर एक्ट या ट्रांजैक्शन के लिए अपॉइंट किया गया, अथॉरिटी कहां तक है? सिर्फ उस टास्क तक, जो उसको काम मिला वही काम कर सकते हैं। कैन नॉट बाइंड प्रिंसिपल फॉर एनी अदर मैटर फॉर अदर देन विच इज एम्प्लॉयड। कब खत्म होगी अथॉरिटी? सर जब वो काम खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी नो राइट टू एज्यूम दैट ही हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी। थर्ड पार्टी एज्यूम करके, थर्ड पार्टी हैज नो राइट टू एज्यूम ही हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी एंड टू बाइंड प्रिंसिपल, वो नहीं एज्यूम कर सकते। तो इसकी एग्जांपल आप ले लेंगे, एजेंट अपॉइंटेड टू सेल कार। उसके बाद आइए जनरल एजेंट, नाम बता रहे हैं जनरल मतलब जो जनरल कामों के लिए रखा गया, तो जनरली ये सारे काम कर रहा है। इसमें जनरली क्या आ जाता है? जनरल को वो रेफर करता है बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट से। एग्जांपल वही जनरल स्टोर वाली, तुम पटियाला में रहकर पटियाला में एक स्टोर चला रहे हो, तुमने चंडीगढ़ एक ब्रांच ओपन की, पूरे का पूरा काम मतलब समझना जरा। एक तो हो गया तुमने मैनेजर अपॉइंट कर दिया ना, मैनेजर की बात नहीं कर रहा मैं सर, तुमने मिस्टर एक्स जो तुम्हारे फ्रेंड हैं उनको अपॉइंट कर दिया उस स्टोर में, चंडीगढ़ वाले स्टोर में। क्या बोल रहा हूं उनको? आप गुड्स को परचेज कर लो, आप गुड्स को सेल कर लो, है चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, सारा कुछ आप देखो, सारा स्टोर आप संभालो। अब आप उनको क्या अथॉरिटी देते हो? आप उनको हर तरह का काम करने की अथॉरिटी देते हो। तो इस केस में उनके पास क्या बिजनेस से जुड़ी हर ट्रांजैक्शन करने का अधिकार है? यस। लेकिन क्या उनके पास बिजनेस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करने का अधिकार है? नो। तो यहां पे सर इसकी अथॉरिटी वाइडर होगी। वाइडर किससे? स्पेशल वाले से। उसके पास एक काम की थी, इनके पास उस बिजनेस से जुड़े सभी कामों की, दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रेड। तो सर प्रिंसिपल को वो इन ट्रांजैक्शन से बाउंड भी कर सकते हैं। इसकी अथॉरिटी कॉन्टिन्यूस है, जब तक बिजनेस चल रहा है अथॉरिटी भी चलती रहेगी। ये स्टार मार्क कर लेना। रेड इन एग्जांपल्स ऑफ सेक्शन 237, वहां पे भी बिजनेस की बातें हो रही थी। अगर बिजनेस करते हुए आप एजेंट पर क्या लगाते हो? प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन, थर्ड पार्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट, दैट इज प्रिंसिपल इज बाउंड इवन फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। चाहे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाए, प्रिंसिपल तब भी बाउंड रहेगा। अब आया यूनिवर्सल। सर जनरल और यूनिवर्सल, देखो जनरल सिर्फ बिजनेस के लिए था, यूनिवर्सल की जब मैं बात कर रहा हूं ये प्रिंसिपल की रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब अब जब आप बिजनेस एजेंट की बात कर रहे हो, हमने बोला वो बिजनेस से जुड़े हुए सब काम कर सकता है। कल को मिस्टर एक्स क्या तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार रखते हैं? नो सर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एजेंट की, ये तुम्हारे बिहाफ पर जो तुम कर सकते हो ये सब काम कर सकता है,
तुम बिजनेस कर सकते हो, ये तुम्हारे नाम पे बिजनेस कर सकता है। तुम अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट वाली बेच सकते हो, ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच सकता है। तुम शादी कर सकते हो, ये तुम्हारे भी आप पर शादी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे पर्सनल काम छोड़ के ये सारे काम कर सकता है। तो सर एजेंट टू डू ऑल एक्ट्स व्हाट प्रिंसिपल कैन लॉफुली डू एंड डेलीगेट अनलिमिटेड अथॉरिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल। अब आया सर बिजनेस एजेंट। ये जनरल एजेंट ही है। जनरल में हमने सिर्फ बिजनेस वर्ड पढ़ा, ये भी वही है, लेकिन इसमें आगे बहुत प्रकार के एजेंट दिखते हैं हमें। आइए, तो एजेंट बाय सेल गुड्स, कंसाइन देम, रेज मनी, ये तो आप जनरल बातें बता दी। अगर मर्केंटाइल एजेंट की बात करूं, ये आपने प्लेज के दौरान भी पढ़ा था, मर्केंटाइल एजेंट, बिजनेस एजेंट के पास जनरली क्या अथॉरिटी होती है? वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, उनको कंसाइन कर सकता है, और सर प्लेज भी कर सकता है। ठीक है सर। इसके बाद सर इनके अलग अलग प्रकार के एजेंट हैं। बिजनेस एजेंट्स में क्या क्या आएंगे, क्या क्या नहीं, चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले अब ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर हिंदी में हम बोलते हैं दलाल। व्हाट ही गोना डू? सर वो बायर को सेलर को आपस में मिलवा देगा, उसका और कोई काम नहीं है, और वो मिलवाने के लिए उनको कमीशन ले लेता है। तो ब्रोकर ना तो गुड्स को खरीद रहा है अपने नाम पर, या अपने पास पोजेशन भी नहीं लेके आ रहा, ना वो गुड्स को बेच रहा है अपनी तरफ से, वो तो बायर और सेलर को मिलवा देगा। कह रहा गुड्स का पोजीशन किसके पास है किसके पास नहीं, ये तुम दोनों जानो, क्या रेट रहेगा क्या नहीं, तुम दोनों, मैंने तुम लोगों को मिलवा दिया। तो ही विल चार्ज कमीशन, हु नेगोशिएट्स एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। पोजेशन ऑफ गुड्स उसके पास कभी भी नहीं आएगा, उसके पास कभी पोजेशन नहीं है तो कभी लियन भी नहीं होगा। क्या लेता है ये? सिर्फ कमीशन, टेक कमीशन। उसके बाद फैक्टर को भी पॉज पे डाल रहा हूं, अभी कर रहे हैं। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ चुके हो। ऑक्शनियर को आप अपनी गुड्स देते हो, वो उन पर कैटलॉग वगैरह बनाकर लोगों में एडवर्टीज करता है, लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखकर ऑक्शनियर के पास आते हैं और ऑक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। ऑक्शनियर जनरली सबसे हाईएस्ट बिड को किसी ना किसी कस्टमरी मैनर में, जैसे हथौड़ा मार के, एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तुम्हारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या गुड्स उसके पोजीशन में आती हैं? यस, पोजीशन मिलेगा। और सर इसके पास कौन सा लियन रहेगा? पर्टिकुलर लियन, क्योंकि ये उन गुड्स पर ही लियन मार्क कर सकता है जिस पर इसने काम किया है। सर जनरल लियन नहीं आएगा, ऑक्शनियर नहीं था जनरल लियन में। आप शॉर्टकट याद कीजिए, BF पॉ। बैंकर वर्ड क्या था? फैक्टर। हाँ, बैंकर, फैक्टर, सर पॉलिसी ब्रोकर, वॉफिंगर, अटॉर्नी जनरल ऑफ हाई कोर्ट। अब फैक्टर आया था हमारे पास। फैक्टर का मतलब क्या है? आपने अपने किसी विश्वास पात्र को बिजनेस पे बिठा दिया, वो अपने नाम पे बिजनेस कर रहा है, अपने नाम पे, लेकिन तुम्हारे लिए। सर अ फैक्टर इज वन हु इज इंटरेस्टेड विद पोजीशन। पोजीशन है, यस, वो उनको बेचता भी कैसे है? अपने नाम पर, गुड्स की पेमेंट भी रिसीव करता है। अब जब अपने नाम पर बेच रहा है, अपने नाम पर काम कर रहे हैं, वो गुड्स के ऊपर लियन मार्क कर सकता है, यस। कौन सी लियन? जनरल लियन। और उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, यस, क्योंकि बिजनेस में वो अपना नाम यूज करके काम चला रहा है। फैक्टर इन सभी एजेंट्स में से सबसे ताकतवर रहेगा। बाकी एजेंट प्रिंसिपल के नाम पर काम कर रहे हैं, ये अकेला होता है जो अपने नाम पर काम कर रहा है, और ये गुड्स को अपने नाम पर जब बेच रहा है तो ये पेमेंट्स भी अपने नाम पर ही रिसीव कर रहा है। और सर क्या कर रहा है? ये जनरल लियन मार्क कर रहा है। ये बात हमें ऑलरेडी बता दी थी 171 में। फिर आया सर बैंकर। बैंकर के पास भी क्या रहती है? जनरल लियन। बैंकर एजेंट के तौर पर कब काम कर रहा है? सर कस्टमर के चेक कलेक्ट कर रहा है, ड्राफ्ट कलेक्ट कर रहा है, तो बैंकर कस्टमर का चेक लेकर लोगों के पास प्रेजेंट कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। सो ही इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ कस्टमर। डेल ट्रेडर एजेंट, ये आप पढ़ चुके हैं कंसाइनमेंट में।
हम एजेंट को अथॉरिटी दे देते हैं, भाई क्रेडिट सेल कर ले। क्रेडिट सेल उसने कर दी 10 लाख रुपए की, कल को उसमें से 0 रिकवर हुआ। अब सर लॉस किसका? प्रिंसिपल का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच था? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच। एजेंट तो सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है। तो सर हम उसको बोलते हैं इस 10 लाख पर हम तुझे 2% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, लेकिन इस लॉस को तुझे बियर करना पड़ेगा। तो सर उस केस में ये यहां पर 10 लाख के ऊपर 2% जो भी कमीशन बनेगी वो कमीशन लेता है 1, जो इसकी नॉर्मल कमीशन चल रही है वो लेता है 1। लेकिन इस 2% में कल को ये गारंटी ले लेता है, ये 10 लाख सर मैं रिकवर करवा के दूंगा, अगर रिकवर ना हुए मैं अपनी जेब में से पे करूंगा। इसको हम बोलते हैं क्या? डेल क्रेडिट एजेंट। तो सर मर्केंटाइल एजेंट जो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन, एंड प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि जो भी उधारी आएगी मैं उसको रिकवर करवा के दूंगा। अगर थर्ड पार्टी फेल हो जाती है पेमेंट के लिए तो डेल क्रेडिट एजेंट लायबल बन जाता है। तो वो गारंटर भी है और हमारा एजेंट भी है। उसके बाद आया सर नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल रेफर्स टू बिजनेस, सो नॉन मर्केंटाइल का मतलब क्या रहेगा? नॉन मर्केंटाइल का मतलब रहेगा जो बिजनेस करने के अलावा बाकी काम करने के लिए एजेंट अपॉइंट किए गए। एग्जाम्पल प्रोफेशनल सर्विसेज, अटॉर्नीज, गार्जियन, प्रमोटर, इंश्योरेंस एजेंट। कैसे? एग्जाम्पल सीए भी हो सकता है। तुम्हारा इनकम टैक्स में कोई केस फाइल हुआ, डिपार्टमेंट में तुम्हें नोटिस निकाला कि भाई साहब इतने रुपए का टैक्स दे दो, तो सीए तुम्हारे बिहाफ पर हियरिंग पे जा रहा है। वो भी क्या बन के जा रहा है? तुम्हारा एजेंट। वो तुमसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाता है कि मैं आपको डिपार्टमेंट में प्रेजेंट कर रहा हूं और वहां पर आपके बिहाफ पे कागज रिसीव कर सकता हूं, कोई डिसीजन ले सकता हूं। कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगी? ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जहां उसको सिर्फ इस केस से जुड़े हुए डिसीजन लेने की पावर दी जा रही है। तो इट अमाउंट्स टू नॉन मर्केंटाइल एजेंट। नेक्स्ट आया प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट मतलब, अब सर सेक्शन शुरू हो चुके हैं, मैं बता दूं यहां तक का पार्ट हमारे पास नहीं था। यहां तक बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। शाबाश। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करो। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये अथॉरिटी की बातें हो गई। ठीक है ठीक है जी, वेलकम हरप्रीत जी, आरसी जी वेलकम। चलिए अब आते हैं हम हमारे सेक्शंस पर। 237 किसकी बात करता था? एजेंसी में जब एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर देता है, उसका पड़ोसी सेक्शन आया 235। जैसे 237 में हम एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगाते थे, यहां पर प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंड मतलब कुछ प्रिटेंड करना, कुछ ऐसा जताना जो कि सच नहीं है। स्पीकिंग ऑफ फैक्ट्स विच आर नॉट ट्रू अमाउंट्स टू प्रिटेंड। ठीक है, तो प्रिटेंडेड एजेंट कौन? आपके बिहाफ पे किसी ने आगे अपने आप को आपका एजेंट रिप्रेजेंट कर दिया, एक्चुअल में वो आपका एजेंट नहीं है। सर ऐसा तो वैसे रेटिफिकेशन में भी होता था, तो यहां क्या खास बात आई? यहां ना तुम उसके कामों को रेटिफाई नहीं कर रहे, रेटिफाई कर देते हो 196 में चला जाता है। जब कोई आपके नाम पर काम कर देता है जबकि आपने कोई अथॉरिटी नहीं दी, वो कहलाएगा प्रिटेंडेड एजेंट। अ पर्सन हु अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ अनदर। एक बंदा अपने आप को दूसरे का ऑथराइज्ड एजेंट रिप्रेजेंट करता है एंड इंड्यूसेस थर्ड पार्टी टू डील विद हिम इज कॉल्ड प्रिटेंडेड। प्रिंसिपल ने तो अथॉरिटी दी नहीं, ये देखो, ये प्रिटेंडेड और एलीग्ड प्रिंसिपल।
ये रहा प्रीटेंडेड एजेंट, ये रही थर्ड पार्टी। अब खास बात क्या है, खास बात क्या है, थर्ड पार्टी को इसने अपने आप को एजेंट रिप्रेजेंट कर दिया प्रिंसिपल का। क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकती है? नो। क्यों? 237 होता, वहां पे तो तुमने प्रेजेंटेशन दी थी कि हाँ जी ये मेरा एजेंट है, ये काम इसकी अथॉरिटी में है। 237 ने जब वर्ड यूज किया था ना स्टार्टिंग में, एक एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है। यहां क्या बोला गया? एक पर्सन, पर्सन, एजेंट भी नहीं बोला यहां पे। तो सर अगर एक पर्सन अपने आप को अनट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और के नाम पर, प्रिंसिपल ने मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, रिप्रेजेंटेशन दी होती 237 लग जाता। तो सर कल को यानी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इन दोनों के बीच हुआ, यस, चाहे इसने इसका गलत नाम उपयोग कर लिया। कल को तुम बोल दो हाँ जी हम टाटा कंपनी के एजेंट हैं, टाटा कंपनी कह रही है हम इनको जानते भी नहीं, तो टाटा कंपनी लायबल नहीं है। इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, कल को अगर थर्ड पार्टी का कोई लॉस हुआ, इन भाई साहब को पूरा करना पड़ेगा। ही इज लायबल टू मेक गुड लॉस और डैमेज कॉज टू थर्ड पार्टी फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट। 235। अब आए मेन मुद्दे, ध्यान से पढ़ना बेटा। सेक्शन 191 सब एजेंट, 194, 95 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। 5 सेक्शन तुमने पढ़े थे? हाँ जी, रेटिफिकेशन के 196 से लेकर 200 तक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सेक्शंस पर जरा गौर करूंगा। 191 में क्या है तुम्हारे पास? सब एजेंट। ओके, लिंक करवा रहा हूं मैं सेक्शंस को, बाकी तो चलता रहेगा। इससे पहले आया 190 डेलीगेशन के रूल्स। ये किस टॉपिक में पढ़ रहे हो सर आप? बेटा ये रहा एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, 2 सेक्शन थे इसके, 188 और 189। फिर डेलीगेशन की बातें शुरू होगी। मैं 200 तक एकदम से सारे सेक्शन लिंक कर दूंगा, आपके पास 182 से लेकर 189 तक की चेन पड़ी है, 190 से लेकर 195 तक की चेन अभी 1 मिनट में लिंक करने वाले हैं। 190 में क्या आया? 190 में आया मेरे पास एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट अपने कामों को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। 190 ने साफ साफ बोला, ठीक है जी। 191 ने किसके बारे में बताया? सब एजेंट के बारे में। ओके, फिर हम ऊपर चले गए जी, नीचे ही होगा सेक्शन, ये रहा 192 कुछ अपॉइंटमेंट की बातें कर रहे हैं, 193 भी सब एजेंट के अपॉइंटमेंट की बातें कर रहा है। तो 190 ने मुझे बताया डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है। 191 ने सब एजेंट नाम का वर्ड यूज किया। 192, 193 भी सब एजेंट के बारे में बातें करते रहे। 3 सेक्शन बचे कौन से? 194, 195। ये रहा किसके बारे में? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं 2 एजेंट्स के बारे में। ये 2 हमारा यहां पर मेन मुद्दा रहेंगे। क्यों मेन मुद्दा सर जी? ऐसा है भाई साहब, ये 2 एजेंट मोस्टली बच्चों को दिक्कत देते हैं। अंत तक जितना मर्जी बेयर एक्ट को पढ़ लो, समझ नहीं आता सर कौन सा सब एजेंट करूं, कौन सा मैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट करूं। तो चलिए इनको पहचानने के आसान आसान तरीके एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। 2 वर्ड्स और वर्ड से पहले सेक्शंस। 190 डेलीगेशन की बात कर रहा है, 191, 192, 193 सब एजेंट की बात कर रहा है, 194 और 195 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात कर रहा है। ठीक, ये टाइप्स ऑफ एजेंट्स की कहानी। अब सर सब एजेंट कौन होता है? हमने एजेंट को बोला भाई साहब गुड्स परचेज कर लाओ हमारे बिहाफ पर दिल्ली से जाकर। एक पर्सन है, आपका गारमेंट्स का काम है, उस पर्सन की गारमेंट्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, फैशन की उसको बढ़िया सेंस है। तुमने उसको बोला क्या आप मेरे लिए गुड्स परचेज करोगे? उसने बोला ठीक है जी, मैं कमीशन चार्ज करूंगा, जितना मैं माल परचेज करूंगा मैं उसका 2% लूंगा। आपने बोला ठीक है। हमारे S1 ने, स्टूडेंट 1 ने Z को
ये एक हमारे फैशन डिजाइनर है, इनको अपॉइंट कर दिया किस चीज के लिए, टू परचेज गारमेंट्स। तुमने जेड को अपॉइंट किया। अब जेड खुद काम ना करके अपनी जगह पर किसी और मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर देता है कि भाई मेरी जगह पर ये कपड़े लेकर आएगा। तुम बताना, तुमने गारमेंट्स लेने के लिए भेजा, तुम एक्स को नहीं जानते, तुमने इसको कोई अथॉरिटी भी नहीं दी किसी और को अपॉइंट करने की। क्या आपको ये अपॉइंटमेंट सही लग रही है, यस और नो? दिमाग पर जोर डालो, क्या तुम्हें ये अपॉइंटमेंट सही लग रही है? यहां पर सर इस सोच को और पक्का करने के लिए मैं बताता हूं। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। आप अपना काम किसको डेलीगेट करते हो, जिस पर आप भरोसा करते हो। आपके कितने दोस्त होंगे, मान लो कई बार आपको जरूरत पड़ती है, आपको कुछ पर्टिकुलर लोगों पर विश्वास होता है। सिमिलरली एजेंसी में ही प्रिंसिपल क्या काम करता है, अपने काम का कुछ हिस्सा डेलीगेट कर देता है आगे। तो प्रिंसिपल विश्वास करके अपना काम एजेंट को देता है। अब 190 बोला, कह रहे जब प्रिंसिपल ने विश्वास करके बेटा तुझे काम दिया था तो तुझे वो काम आगे डेलीगेट नहीं करना है। हमारा जो भरोसा मिस्टर जेड पर है, हमारा वो भरोसा शायद मिस्टर एक्स पर नहीं होगा। सो 190 वाज बेसिक, डेलीगेशन नॉट अलाउड। मैं आपको कोई डेलीगेशन अलाउ नहीं कर रहा हूं जब तक प्रिंसिपल खुद ना बोले। प्रिंसिपल कभी कहता भी नहीं। अगर हमने एजेंट को कोई काम दिया था, एजेंट ने वो काम खुद करने की जगह उस काम के लिए किसी और को अपॉइंट कर दिया, इस बंदे को मैं बोलूंगा सब एजेंट। क्या बोलूंगा मैं, सब एजेंट। सर अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे, क्या मिस्टर एक्स कल को अगर कोई काम कर दे S1 लाइबल हो जाएगा? ना, यहां दो एजेंसी के रिलेशन बन चुके हैं। समझना जरा, दो एजेंसी के रिलेशन बन चुके हैं। दो कौन कौन से, एक तो ये रहा पहला रिश्ता एजेंसी 1, जिसमें ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा एजेंट। और सर दूसरा रिश्ता ये रहा एजेंसी 2, ये रहा हमारा प्रिंसिपल और ये रहा एजेंट। कल को अगर एक्स कोई काम कर देता है, प्रिंसिपल लाइबल नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स जो मर्जी रिप्रेजेंटेशन देता रहे। क्यों? ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, इट इज नॉट एज पर द रूल्स ऑफ एजेंसी। इस पर्सन को हम बोलते हैं सब एजेंट। उसके बाद अब बारी आती है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। तुमने S1 में मिस्टर जेड को, वही सेम एग्जांपल, फैशन डिजाइनर को एजेंट अपॉइंट किया, ठीक? हाँ जी। अब उसने मिस्टर एम से परचेज कर ली कुछ गुड्स, पेमेंट भी तुमने एम को पेमेंट भी कर दी। अब एम ना गुड्स नहीं भेज रहा हमारे पास, एम गुड्स नहीं भेज रहा। क्या करेंगे? हमने जेड को बोला, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, परचेज हो चुकी है, सारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए तुमने जेड को बोला कि भाई ये तेरे शहर का ही बंदा है, तुम दोनों एक शहर में हो, मैं तो दूर रहता हूं, तो एक काम कर, अपने वहां पे कोई बंदा ढूंढ दे इसके ऊपर केस फाइल करने के लिए। अब आपने मिस्टर जेड को एज अ लॉयर लड़ने के लिए नहीं बोला,
तुमने उसको क्या बोला है, भाई साहब आप हमारे लिए कोई वकील ढूंढो, तो तुमने इसको काम बोला, हाँ जी, ये गया, इन्होंने वकील साहब ढूंढ भी दिए। अब सर जब इन्होंने वकील ढूंढ दिया, ये वकील किसके लिए काम कर रहा है, जेड के लिए काम कर रहा है, S1 के लिए। इसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया, अच्छा S1 ने जेड को अपॉइंट किया था, जेड ने एम से गुड्स खरीदिए और एम पेमेंट लेने के बाद भी गुड्स नहीं दे रहा, तो दिक्कत ये है, ओके मैं केस लड़ूंगा जी, वकील ने बोल दिया। अब वो केस किसके बिहाफ पे लड़ रहा है, जेड के बिहाफ पे या S1? ऑब्वियसली सर S1। केस किसके लिए लड़ रहा है, S1 के लिए, लेकिन उसकी डीलिंग किससे चल रही है, जेड से। तो रियल लाइफ में इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी अवर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो जब आप देयर एक्ट को छोड़कर दिमाग में रखना एग्जाम्पल्स को, जब भी आप एजेंसी में कोई एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते से ये लग रहा है आपने एजेंट को कोई काम दिया, उसने अपना काम जो वो खुद कर सकता था, अपना काम किसी और को डेलीगेट किया, सब एजेंट। जब एजेंट कोई ऐसा काम आगे डेलीगेट कर रहा है जो वो नहीं करता, वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अगर अपना काम दिया तो सब एजेंट, वो काम, अब जैसे कल को क्या जेड कोर्ट में केस लड़ सकता है, नो सर, उसके लिए उसे कोई ना कोई वकील साहब को हायर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इसके कामों के लिए कल को प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा वकील साहब के काम से, यस। बस एक चीज का ध्यान रखने कहता क्या, जब इस एजेंट को अपॉइंट किया जा रहा है, कौन से वाले को, सब्स्टिट्यूटेड, मिस्टर जेड को एक्ट करना है, वकील साहब कोई भी काम करेंगे, हम किसको बाउंड ठहरा रहे हैं, S1 को, तो प्रैक्टिकली ये भी किसका एजेंट बन गया, S1 का। नाउ सर S1 विल बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ लॉयर, इनके कोई भी काम से बाउंड हो जाएगा, मतलब कल को ये कोर्ट में केस लड़े, जीते हारे जो भी डिसीजन आएगा उससे S1 बाउंड हो जाएगा। दूसरी चीज, मिस्टर जेड की ये बाउंड करने के लिए मिस्टर जेड की कुछ ड्यूटी लगाई गई, ड्यूटी क्या, एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ये क्यों सर, जेड गया यार वकील ढूंढना है, वकील ढूंढना है, तुमने जेड पर विश्वास किया, उसको बोला भाई साहब चलो कोई वकील अच्छा सा ढूंढ दो आपके शहर का, वो कर रहा है कड़बक्कड़ बम्बे से, ये वकील हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे भाई साहब एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट ही नहीं किया, या फिर जानबूझकर वहां गया, कह रहा कौन सा वकील है जो सबसे ज्यादा केस हारता है, कह रहे ये वाला, कह रहे लो कर लो सेलेक्ट। तो सर अगर मिस्टर जेड ने, यही दूसरा ऑप्शन, मिस्टर जेड ने बोला यार यहां सबसे अच्छा वकील कौन सा है, पता किया लोगों से, लोग कह रहे ये वाला है, मिस्टर जेड ने अपना काम समझकर काम किया कि जैसे उनका अपना केस होता तो वो किस वकील को ढूंढते, वैसे उन्होंने यहां पर इन वकील को साहब को ढूंढा। तो इस केस में अगर उसने एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट करके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया है, कोई गड़बड़ नहीं करी, फिर प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने गड़बड़ करी है तो सर एजेंट लायबल हो जाएगा उसकी बैड सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। तो ये रहा हमारा पार्ट सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ओवरव्यू में क्लियर है, आगे अभी इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। ओवरव्यू में क्लियर है तो बताइएगा, मैं आपके डाउट्स भी लेता हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको ओवरव्यू में सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मीनिंग क्लियर है। अब ये कौन कौन सी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी जब आप यहां पे रीड कर रहे हैं, एक तो जब एग्जाम्पल्स में बोलेगा किसी केस को लड़ने के लिए एजेंट को बोला और एजेंट ने आगे वकील अपॉइंट कर दिया, पहली एग्जांपल, एजेंट को बोला मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, एजेंट ने ऑक्शनियर अपॉइंट कर दिया। नाउ हर पर्सन ऑक्शन नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस ये वो लीगल नॉलेज होनी जरूरी है। तो जब आपने एजेंट को गुड्स बेचने के लिए बोला, उसने आगे ऑक्शनियर को अपॉइंट कर दिया, ये भी जेन्युइन है। तो ये सारे ऐसी एग्जांपल्स
जब आगे किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जा रहा है लाइक ऑक्शनियर या वकील साहब, ये एग्जांपल सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की रहेंगी एंड नॉट ऑफ सब एजेंट। एजेंट को जब कोई काम करने को बोलोगे, वो अपना ही काम किसी और को दे रहा है, वो एग्जांपल सब एजेंट की बन जाएगी और वो एजेंसी वैलिड नहीं है। अब जल्दी से कमेंट करो, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यस और नो, फिर हम रीडिंग का काम करें। ठीक है जी, बढ़िया, डन। ओवरव्यू में क्लियर है, तो अब हम सेक्शन वाइज रीडिंग लेते हैं। पहले हम चलते हैं 190, जहां से इनकी ये कहानी शुरू हुई। पृष्ठ संख्या मेरे पास है 58। 190 ने बताया रूल्स रिगार्डिंग डेलीगेशन। एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स। लॉफुली एजेंट किसी और को काम करने के लिए नहीं बोल सकता which he has expressly or impliedly undertaken to perform person। अगर तुमने बोला था कि ये काम तुम ही करोगे, खुद पर्सनली करोगे, तुम उन कामों को करने के लिए किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते। अनलेस, अनलेस का मतलब यहां पर है अपॉइंट कर सकते हो कब? जब कस्टम्स वगैरह के अकॉर्डिंग सब एजेंट या फिर नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी है, सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। या तो वहां के कस्टम्स कहते हैं ऐसे काम एजेंट जनरली या तो खुद करते हैं या किसी और से करवा लेता है, तो सब एजेंट मे बी एम्प्लॉयड। और फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी, एजेंसी की नेचर ऐसी है, सब एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। बट जनरल रूल, दिस इज द जनरल रूल अगेन, एंड दैट इज द एक्सेप्शन। 190, an agent cannot employ any other person to do the acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless customs बोल रहे हैं या फिर nature of agency है। कस्टम्स कह रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, एजेंसी की नेचर के मजबूरी में करना पड़ा। अब आते हैं सब एजेंट। सब एजेंट कौन होता है? पर्सन एम्प्लॉयड बाय, कौन इसको काम पे रख रहा है, एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। जो ओरिजिनल एजेंट था उसने इसको अपॉइंट किया है, ये हमारा सब एजेंट। ठीक है जी। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लैटिन प्रिंसिपल डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट। अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। तुम्हें जब कोई काम दिया जा रहा है, जैसे छोटे तो वो पानी की बोतल भरने को दी जाती थी ना, तो तुम अपना काम अपने छोटे भाई बहन को दे देते हो। ऐसा ही कुछ होता था जब गेस्ट चले जाते हैं, कांच के बर्तन पड़े होते हैं फैंसी फैंसी, तुम्हें कभी कांच के बर्तनों में कुछ नहीं मिलता था, तो वो फैंसी फैंसी बर्तन उठाने के लिए घर के बड़े बच्चे को बोला जाता है। वो बड़ा बच्चा मौज में कहीं बिजी है, इंस्टा पे रील बना रहा, कह रहा चल तू दूसरे वाले को तू उठा दे। अब वो दूसरे वाला उठा रहा है, गिर गया, बर्तन टूट गए, मार किसको पड़ेगी? बड़े वाले को, छोटे वाले को नहीं पड़ेगी। सर यही डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। कहीं ना कहीं घर वाले वो रूल लगाते जरूर हैं, अप्लाई भी होता है रियल लाइफ में, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल बिकॉज द एजेंट इज अ डेलीगेटी एंड द डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट ड्यू टू फिड्यूशरी। फिड्यूशरी कैरेक्टर मतलब ट्रस्ट का रिश्ता है, हमें किसी पर ट्रस्ट होगा तभी एजेंट अपॉइंट करेंगे। तो सर ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है सर। अब सर इसके बाद हम आते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पर। सब एजेंट की बातें हमने अपनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, तो ये 191 में आया, सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। बस इतना ही है 191। इसके बाद 192, 3 इसके बारे में और बातें बताएंगे। 194 एंड 5 क्या बताया सर? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट
to act for principal in agency business with the knowledge and consent of principal. जनरल मीनिंग क्या, एजेंट ने कोई बंदा अपॉइंट किया, वहां सब एजेंट भी एजेंट अपॉइंट कर रहा है, सब्स्टिट्यूटेड को भी एजेंट अपॉइंट कर रहा है फॉर द प्रिंसिपल इन एजेंसी बिजनेस विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल. अब प्रोविजन की बात करते हैं सर. वेयर एन एजेंट होल्डिंग एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी, किस बारे में, टू नेम एन अदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल इन एजेंसी बिजनेस. अब बिजनेस में कुछ काम करने के लिए एजेंट को अथॉरिटी दी गई कि आप किसी और पर्सन का नामकरण कर दो. वे एजेंट इज हैविंग एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी टू नेम एनी अदर पर्सन. किसके लिए काम करेगा वो, फॉर प्रिंसिपल. किस बिजनेस में, इन एजेंसी बिजनेस. ही नेम्ड दैट पर्सन अकॉर्डिंगली. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी और का नाम सुझाव करना, तुमने वो काम कर दिया. ही इज नॉट सब एजेंट बट एजेंट ऑफ प्रिंसिपल. बट वो किसका एजेंट रहेगा, प्रिंसिपल का. फॉर पार्ट ऑफ बिजनेस एंट्रस्टेड टू हिम. फॉर पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मली तुमने अपना एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट कर दिया. मर्केंटाइल एजेंट क्या काम कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, प्लेज कर रहा है. किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तुमने अपने मर्केंटाइल एजेंट को बोला भाई साहब इस पर केस फाइल करवा दो एक अच्छा वकील ढूंढ के. उसने वो वकील ढूंढा, वो सिर्फ केस वाले पार्ट के लिए, बाकी कामों के लिए अभी भी जनरल एजेंट चल रहा है, वो केस वाले पार्ट के लिए वो वकील साहब प्रिंसिपल के एजेंट माने जाएंगे. बट एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द पार्ट ऑफ बिजनेस एज इज इंटरेस्टेड टू हिम. ये 194 आया कि सब एजेंट नहीं होता, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है जिस पर्सन को एजेंट अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर नामकरण करता है. 195 ने क्या बोला, एजेंट ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन. क्या ड्यूटी है, कहता उस एजेंट को सिलेक्ट करते हुए एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन. उतनी ही इच्छा से, उतनी ही सोच समझ से काम करेगा एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस. इसकी सिलेक्शन वैसे ही करना जैसे कि तुम अपने केस में करते. नाउ इफ ही डज दिस, अगर वो ये काम करता है, he is not responsible to principal for acts or negligence of the agent so selected. कल को वो वकील साहब कोई गलत काम कर देते हैं, एजेंट ने सही सिलेक्शन की थी, सर वो वकील जाने प्रिंसिपल जाने. सर कोई नेग्लिजेंस कर देते हैं, वकील साहब मौके पर पेशी पे पहुंचे ही नहीं जी, दिक्कत आ गई. एजेंट की कोई गलती नहीं है. एजेंट की ड्यूटी क्या थी, सिर्फ उसको नेम करना, और नेम करते हुए एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस ही हैज एक्सरसाइज सच अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन. इस केस में सर वो लायबल नहीं है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. तो एजेंट ड्यूटी नेमिंग में यहां पे उसने बताया ड्यूटी, यहां बताया नो लायबिलिटी. एजेंट की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी. डन सर. तो ये एनालिसिस आया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, एजेंट अपॉइंट करता है प्रिंसिपल से पूछकर, उस सब एजेंट नहीं होता, एजेंट होता है. उस सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को सर ड्यू डिलिजेंस के साथ सेलेक्ट करना है, और प्रिंसिपल के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी. जिन बच्चों को बेयर एक्ट समझ आ चुके, चाहो तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल्स पढ़िए जरा जल्दी से. कर रहे हैं बच्चे एक्सेप्शन की कोई एग्जाम्पल, सारी कर रहे हैं. ये लो 4 एग्जाम्पल आ गए बेटा, देखो जल्दी से देखो. मैं तभी एक समय पर एक काम करवा रहा हूं, सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. शाबाश. 4 एग्जाम्पल जल्दी से.
हो चुके हैं। लेट्स गो। देखो, ए डायरेक्ट बी है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर कौन है? जो इनके लीगल मैटर्स वगैरह को देख रहे हैं, एडवाइजर हो गए इनके। तो सेल हिज एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी को बेच दो बाय ऑक्शन। अब ऑक्शन का काम सॉलिसिटर थोड़ा ना करेगा। एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर, उसने क्लैरिफाई भी कर दिया कि इस काम के लिए ऑक्शनियर को एम्प्लॉय कर देना। बी ने सी को एम्प्लॉय कर दिया, ऑक्शनियर को, टू कंडक्ट। तो सर सी सब एजेंट नहीं है, बट ए का एजेंट है सेल के लिए। ओके, ए ने बी को ऑथराइज किया कैलकाटा में, जो मर्चेंट है, टू रिकवर द मनीज ड्यू टू ए फ्रॉम सी। कह रहा सी से पैसे निकलवाओ। बी ने डी को, अब वो पैसे निकाल लेने के लिए, ये तो है नहीं मतलब कोई इलीगल काम कर सकता है, लीगल काम सारे कर सकते हैं। क्या अपॉइंट कर लिया? एक वकील साहब को, सॉलिसिटर को, टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सी एंड कंपनी टू रिकवर द मनी। अब सर डी क्या सब एजेंट है? नहीं, ही इज सॉलिसिटर। नेक्स्ट आया, ए इंस्ट्रक्ट बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। कह रहे मेरे लिए शिप खरीद के लेके आओ। उसके लिए सर बी ने एक शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेपुटेशन, वो गुड रेपुटेशन दे रहे हैं ना, मतलब 195 सही से पूरा हुआ है, उसने अपनी तरफ से काम सही कर दिया। शिप खरीदने के लिए उसने शिप सर्वेयर को लगाया, वो ये काम खुद नहीं कर सकता था। तो सर द सर्वेयर, आप जब भी देखेंगे ना इन सभी केसेस में कोई ना कोई प्रोफेशनल सेलेक्ट किया जा रहा है। जब एजेंट किसी प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहा है, जनरली वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को सिलेक्ट कर रहा है। तो सर गुड रेपुटेशन वाले एक शिप सर्वेयर को सिलेक्ट किया। सर्वेयर मेक्स अ चॉइस नेग्लिजेंटली, सर्वेयर ने गलती कर दी और गलत शिप सेलेक्ट कर दिया। अब सर शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी। अनसीवर्दी मतलब शिप साइड पे खड़ा ठीक है, समुद्र में चलाने लायक नहीं है, डूब जाएगा, एंड इज लॉस्ट। सर क्या एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, एजेंट ने तो अपनी तरफ से सही चॉइस की थी, बट कौन रिस्पॉन्सिबल है इस गलत चॉइस के लिए? वो शिप सर्वेयर, दैट इज अवर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आई होप यशविंदर जी जो आपका डाउट था क्लियर है इस एग्जांपल से। नाउ ए ने बी को कुछ गुड भेजी सेल के लिए, बी ने ऑक्शनियर को गुड्स बेचने के लिए अपॉइंट कर दिया। फिर से ऑक्शनियर को, अब सेल है चाहे तो भी ऑक्शनियर अपॉइंट हो रहा है, मतलब कोई प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है। देन सर एंड अलॉयज द ऑक्शनियर टू रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। मैं इसको जरा मार्क करवाना चाहूंगा, ये मेन मुद्दा है जो आपको दिक्कत दे सकता है, चाहे किसी ने ना सोचा हो। क्या सेल के दौरान कैश रिसीव करना ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं? यहां पर मेन मुद्दा ये है। क्यों सर? अगर तो सेल के दौरान ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है कैश को रिसीव करना, फिर ऑक्शनियर ने भी सही काम किया, एजेंट ने ढंग का ऑक्शनियर अपॉइंट किया था, एजेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। दिक्कत क्या आई है? आगे जाकर ये भाई साहब क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, इसने अलाउ कर दिया ऑक्शनियर को कि चल भाई तू पैसे रख ले, फिर सर एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो सर दिस इज ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। मतलब एजेंट अगर ऑक्शनियर को बोल रहा है पैसे रिसीव कर लो, ये ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑक्शनियर वैसे भी पैसे रिसीव कर लेता है। द ऑक्शनियर आफ्टरवर्ड बिकम इंसॉल्वेंट। इससे पहले वो पैसे दे पाता, वो कैश को वापस कर पाता, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एजेंट लायबल नहीं है प्रिंसिपल को उन प्रोसीड्स के लिए। कौन लायबल है? ऑक्शनियर। एजेंट इज नॉट लायबल। अब इसका डिफरेंस आया, ये अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ आपने बहुत थोड़ा सा बेस किया है। किसका?
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट तो आपने कंप्लीट कर लिया है। मेन दिक्कत कहाँ बाकी है? सब एजेंट, वो बहुत दिक्कत में चलता है अगर सब्स्टिट्यूटेड ना क्लियर हो, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की दिहाड़ी यहीं तक तुम्हारी। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।